हाँ जी, जैसा कि मैंने सीएम में इंटर वाले सभी बच्चों से प्रॉमिस किया था कि अगर उस पर्टिकुलर वीडियो पे जो लाइक है वो 500 प्लस हो जाते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वीडियो। और जब मैंने चैनल पे गया और मैंने उस वीडियो के ऊपर लाइक देखे कि क्या 500 प्लस हो चुके हैं, तो 500 प्लस लाइक हो चुके थे, 600 होने वाले थे। तो जैसा बच्चों ने लाइक टारगेट पूरा किया वैसे ही मैं आपके लिए लेके आ गया सुपर 40 की सॉल्यूशन वीडियो। पहली बार है ये यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ अब मैं सॉल्यूशन वीडियो भी लेके आ रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे जिसमें आपके मेजॉरिटी कंसेप्ट सॉल्व हो रहे होंगे, मैं समझा भी दूंगा आपको। और जीएसटी वाला पार्ट है ये। अगर आपको इनकम टैक्स वाला पार्ट चाहिए तो फिर से वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 500 का और आप जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज बताने की, आपको क्या इनकम टैक्स की सिर्फ सॉल्यूशन पीडीएफ दे दूं आपको, या फिर वीडियो सॉल्यूशन ही चाहिए, या फिर एमसीक्यू की सीरीज जो है सारे एमसीक्यू में एक बार कंबाइन करके समझा दूं उसको, जो पहले आप बोलोगे वही अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 है और आई होप आप इसे बहुत जल्दी अचीव करा देंगे। फिर आते हैं कि सर अगर कोई चैप्टर वगैरह हमें चाहिए तो कैसे करेंगे। तो मैंने जैसे हर वीडियो में बता रखा है कि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आईओएस, सेट ऑफ, जो उन्हें चाहिए वो सब चीज मैं कल से ही प्रोवाइड कर रहा हूं काफी सारे बच्चों को। तो आप इस नंबर पे, नंबर आपके सामने है, नेम, क्लास, कोर्स, क्वेरी, इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपने मैसेज को भेजेंगे तभी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। और साथ में भेजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह किया हुआ है, तो आपको वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगी। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी चीजें डली हुई हैं जीएसटी के रिवीजन के नाम पे, पीजीबीपी की पॉइंट डला हुआ है जिसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट लेक्चर कैसे लेना वो सब चीज मैंने समझाई हुई है। नंबर पे आप पूरी वीडियो देखिएगा टेक्स्ट की। और फिर हम बात करते हैं, अब इस वीडियो को शुरू करेंगे हम, जो कि है हमारी जीएसटी के सुपर 40 की सॉल्यूशन वीडियो। तो जल्दी से मैं एक बार निकाल लेता हूं पीडीएफ। ये रही मेरे पास सुपर 40। इनकम टैक्स वाली बाद में करेंगे, पहले करते हैं जीएसटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, ये रही आपकी जीएसटी की सुपर 40। दो पार्ट में मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट मतलब ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये चैप्टर है पूरा मैं भी सॉल्व कराऊंगा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, साथ में कंसेप्ट्स भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम के हो या आगे जाके और भी एडिशनल क्वेश्चन हो, उनकी ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन मैंने बहुत सारे बच्चों को पहले भी प्रोवाइड करा दी है। इन 3 चैप्टर के अलावा जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी सॉल्यूशन वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इस तरीके से हम अपने जीएसटी का पार्ट बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आता हूं फटाफट से सॉल्व कराने पे आपको कि जीएसटी के सुपर 40 क्वेश्चन कैसे करने हैं। कुछ क्वेश्चन को सिर्फ सीए स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, उनको मैं साथ साथ बताता चलूंगा जो आपको नहीं करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका जिसमें आपके बेसिक बहुत सारे कांसेप्ट्स कवर हो जाएंगे आईटीसी के। स्टेट विद रीजन वेदर द आईटीसी विल बी अवेलेबल और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपको स्पीड मेरी कम लगे तो 1.5 पे देख लीजिएगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कराऊं। मोटर कार परचेज की है कार डीलर ने फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो कार डीलर ने मोटर कार परचेज की है, अगर फर्दर सप्लाई के लिए करता तो हम उसमें आईटीसी अलाउ करते हैं, लेकिन फर्दर सप्लाई के नहीं कर रहा है और ऑफिशियल यूज है किसका, एम्प्लॉइज का। तो क्या इसे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मोटर कार डीलर है, अगर फर्दर सप्लाई के लिए करता तो हम कर देते, अदरवाइज अब ये पर्सनल पर्पस की कैटेगरी में जाएगा तो ये अलाउड नहीं होगा। मोटर कार परचेज की है कार डीलर ने फर्दर सेल के लिए, तो क्या फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, आंसर इज यस। तो इसमें आईटीसी अप्लाई मतलब आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस देख लिया है कंपनी ने, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनको कंपलसरी होता है इंश्योरेंस देना, उसी का पार्ट होता है। तो क्या ये अलाउड होगा, आंसर इज यस। आईटीसी जो है गुड्स टू बी रिसीव्ड, आईटीसी आपको अवेलेबल कराना है गुड्स में। गुड्स जो है वो रिसीव होंगे 2 लॉट्स में, ठीक है। और जो सेकंड लॉट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जब भी आईटीसी अगर आपको अवेलेबल कराना होता है तो आपको, अगर गुड्स लॉट्स में रिसीव हो रहे हैं, तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट लॉट नहीं रिसीव हो जाता आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस वाले केस में भी आपका आईटीसी अभी नहीं मिलेगा। जिस मंथ में वो लॉट रिसीव हो जाएगा लास्ट वाला, वो वाला आपको उस मंथ में आईटीसी मिल जाएगा। गुड्स परचेज किए हैं एनआरटीपी में फॉर अनदर स्टेट, तो क्या एनआरटीपी को अलाउड होगा, आंसर इज यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 74 और 129, क्या इसको अलाउड होगा, आंसर इज नो। 74 और 129 में आपको पीनल प्रोविजन के साथ टैक्स भरवाया जाता है, मतलब आप चोरी कर रहे थे और आपको पकड़ लिया गया, इस केस में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाता। आईटीसी केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अ लोकल केटरर बाय अ केटरिंग कंपनी, इसका मतलब यह है कि एक केटरिंग कंपनी है जिसने दूसरी केटरिंग कंपनी से सर्विसेज ली है ताकि आगे फर्दर सप्लाई कर सके सेम सर्विस का। तो क्या ये अलाउड होता है, आंसर इज यस, ये अलाउड होता है। आगे चलते हैं। मिनी बस परचेज की है जिसकी सिटी
सिटिंग कैपेसिटी जो है 13 है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। तो आपको भी पता होगा कि मोटर कार आपको अगर 13 या 13 से ज्यादा की होती है तो वो अलाउड होती है। यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तब भी जो है अलाउड होगा क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे ज्यादा है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज है प्लांट अवेल की है हमने प्लांटर मशीनरी के लिए और वैल्यू को कैपिटलाइज किया है। ध्यान रखिएगा जब भी आप वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं दैट मींस आप उस पर क्या चार्ज कर रहे हैं, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये कंडीशन होती है सेक्शन 16 की कि अगर आप या तो आप आईटीसी पे डेप्रिसिएशन ले लीजिए या मतलब आईटीसी वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन ले लीजिए या फिर आईटीसी ही लेना, तो आईटीसी नहीं मिलेगा इस केस में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल की है बिल्डिंग के लिए और वैल्यू कैपिटलाइज नहीं की है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया है आपने तो इस पे अलाउड नहीं होगा, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू में कैपिटलाइज नहीं कर रहा है यहां पर, इसलिए अलाउ कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर है, हालांकि कैपिटलाइज हो या ना हो बिल्डिंग के लिए आपको पता होगा ब्लॉक ही कर देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन सिविल स्ट्रक्चर का है शोन सेपरेटली एज असेट, तो क्या इस पे भी मिल जाएगा? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या ना हो उसके लिए आप नोट डालेंगे। पाइपलाइन लेड इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, क्या ये अलाउड होता है? आंसर इज यस, लेकिन अगर पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस हो तब अलाउड नहीं होता। टेलीकम्युनिकेशन टावर लेड इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, तो क्या ये अलाउड होगा? आंसर इज यस, ये वाला अलाउ होता है। जीएसटी पेड ऑन बाइक परचेज्ड बाय फॉर पर्सनल पर्पस, तो क्या पर्सनल पर्पस वाला अलाउड होगा? आंसर इज नो। गुड सप्लाइड एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल हमारे उसका पार्ट होता है, तो क्या ये भी अलाउड होगा? आंसर इज यस। टैक्स पेड ऑन गुड्स रिटर्न ऑफ, क्या इस पे अलाउ होगा? आंसर इज नो, इस पे अलाउ नहीं होगा। आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड नॉट कैपिटलाइज इन द बुक्स, इसका मतलब कैपिटलाइज नहीं किए तो क्या अलाउ कर देंगे? यस, रेवेन्यू नेचर की है। सीमेंट एंड पेंट एंड सर्विसेज फॉर आर्किटेक्ट बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स, तो क्या ये मिल जाएगा? ध्यान समझना। अब यहां पर एक बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, लेकिन जो सर्विसेज ली जा रही हैं वो उनका काम है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाना, तो क्या इनके लिए अलाउड होगा? आंसर इज यस। आईटीसी ऑन गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सच फाउंडेशन जो है परमानेंटली माउंट कर दिया गया है, तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो नहीं होगा, अदरवाइज कर देंगे। आईटीसी पेड ऑन गुड्स टू बी यूज्ड इन प्लांट एंड मशीनरी बाय कंपोजिशन स्कीम डीलर, तो उनको तो मिलता ही नहीं है, आपको पता ही होगा। स्टेट द कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, थ्योरी के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको, हालांकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से थ्योरी आने के चांसेस कम है, थ्योरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट यहां पर न्यूली जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 22 लाख रुपए के एक्सक्लूसिवली एंड मेड एडवांस पेमेंट 8 लाख का। ड्यू टू सम डिस्प्यूट ओवर द क्वालिटी पेमेंट गॉट डिलेड एंड फाइनल पेमेंट वाज मेड इन 10 सितंबर। एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, तो ये सीएम इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीए वालों का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक्सक्लूसिवली 7 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए। मेसर्स फ्लोप्रो एक रजिस्टर्ड डीलर है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी स्टील फैब्रिकेशन मशीन, द डिटेल्स पर्टेनिंग टू द प्राइसिंग ऑफ ईच सच मशीन जो है वो इस तरीके से है। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड एट अबव, इसका मतलब ये क्या है? ये लिस्ट प्राइस है 25 लाख रुपए। थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन है, सच चार्जेस आर पेड बाय फ्लोप्रो बट द सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपीएस, इसका मतलब जो ड्यू था, मतलब जो पेमेंट थी वो थर्ड पार्टी को कर दी गई है, किसके द्वारा? रिसिपेंट के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई है थर्ड पार्टी को, तो क्या ये ऐड होता है? आंसर इज यस। और क्वेश्चन में ऊपर लिखा था कि एक्सक्लूसिवली, मतलब सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन जो चार्जेस हैं वो ऊपर वाली अमाउंट में ऐड नहीं है। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन, तो क्या ये भी होगा? आंसर इज यस, ये भी ऐड होगा। आगे चलते हैं। सब्सिडी रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से फॉर सेल ऑफ मशीनरी, स्किल डेवलपमेंट है, लिंक टू प्राइस है। अब जब भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिलती है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि सेकंड एंड थर्ड, तो हम ये मानेंगे कि ये सब्सिडी माइनस नहीं की गई है। प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी, लेकिन नीचे लिख दिया गया है कि सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर दी गई है, और सब्सिडी मिली किससे है? सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली है, तो क्या लिस्ट प्राइस से गवर्नमेंट से मिली गई सब्सिडी को माइनस करना चाहिए? आंसर इज यस। वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उसे माइनस कर दिया जाता है और क्वेश्चन में उसे माइनस ही किया गया है। हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है इस केस में। डिस्काउंट एट 2% का बीपी लिमिटेड ने दिया है, प्राइस मेंशन्ड अबव, एडवांस एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो जब भी आप रिकॉर्ड कर देते हैं इनवॉइस में डिस्काउंट को, तो आपको माइनस करने दिया जाता है, और हमेशा जो डिस्काउंट निकलेगा वो 25 लाख की वैल्यू पे निकलेगा। तो 25 लाख का 2% कितना होता है? तो 25 लाख का 2% एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 5000 होना चाहिए या 50,000 होना चाहिए? 50,000, तो 25 लाख का जो 2% है वो 50,000 होगा, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी। कैलकुलेटर ले लेता हूं। 25 लाख का 2%, 50,000 ही होगा, तो ये माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं। फ्लो प्रो ने सप्लाई की है वन ऑफ हिज मशीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट हैज आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पर्टेनिंग टू परचेज मेड। अब ध्यान रखना, जब मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर आप पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के छोड़ेंगे, मतलब 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 27 लाख, और इस 27 लाख में से आपको 50,000 माइनस करने हैं, इसका मतलब 26,50,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर स्टेप मार्किंग होती है कि? स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन पहले आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। पहले आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के छोड़ दिया, अब आप नीचे आईटीसी की बातें पढ़ेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पहले है इनवर्ड सप्लाई में
इनपुट ए में आईजीएसटी वाला जो पार्ट है वो 1 लाख का है। ऑन वन ऑफ द इनवॉइसेस विच आईजीएसटी पेबल वाज 10,000 इन मिसिंग, तो इसका मतलब इस 10,000 पे नहीं मिलेगा आपको, और कितने पे मिल जाएगा 90,000 पे। सेक्शन 16 की ये कंडीशंस कहती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी आपको मिलेगा, तो 1 लाख पे ना मिलके 90,000 का आईटीसी आपको मिल जाएगा। आईटीसी इनपुट बी पे 50,000 का, इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, अक्टूबर का, और फर्स्ट लॉट मिला है और अक्टूबर में ही हमें निकालना है, तो इसका मतलब जो सेकंड लॉट है वो नवंबर में मिले या दिसंबर में मिले हमें नहीं पता, इसलिए इसका 50,000 का हम अभी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स 1,20,000 के लिए, मेसर्स फ्लोप्रो हैज कैपिटलाइज्ड द कैपिटल गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू जीएसटी के लिए और डेप्रिसिएशन अवेल करेंगे, तो इसका मतलब क्या इस पर मिलेगा, इस पर भी नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विसेज जो है हमारे 2,25,000 के लिए, वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 50,000 वाज मिसिंग एंड हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर, उसका मतलब जो मिसिंग वाला पार्ट था वो आपका पहले मिसिंग था और अक्टूबर में फाउंड आउट किया गया, तो क्या इसके लिए इसमें मिलेगा, आंसर इज नो। 50,000 वाला पार्ट यहां से हटा देंगे, 50,000 हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000। तो जो आप आईटीसी की बात करेंगे, टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल हो जाएगा, तो 1,75,000 प्लस 90,000, 175 प्लस 90, 2,65,000 का आपको इनपुट ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, उन्होंने कहा जो सीएसटी एसजीएसटी वाला पार्ट है वो इतने इतने रेट से है, तो आपको भी पता है अब क्या करना है, ये आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, ये इनपुट जीएसटी लायबिलिटी है, माइनस करके नेट जीएसटी पेबल निकालना है, और आई होप इतना आपको आता होगा। अगर आप बोलते हो तो चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूं। रजिस्टर्ड डीलर है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और डिटेल्स जो है सप्लाई इस तरीके से कर रहा है वो, प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल पेंड टू परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कुछ सर्विसेज जो है इसकी इंटर है और कुछ सर्विसेज इंट्रा है, तो हम मान के चलेंगे पूरा जो क्वेश्चन है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स फ्लोप्रो अवेलिंग दैट ऑल द इनवर्ड सप्लाईज आर इंटर स्टेट जीएसटी एंड ऑल अप्लाइड आर इंट्रा, इसका मतलब आउटसाइड लायबिलिटी जो 26,50,000 की है ये सारी आपकी इंट्रा है। इंट्रा वर्ड का मतलब यहाँ पर सीजीएसटी निकलेगा और एसजीएसटी निकलेगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे जब हम 26,50,000 पर, तो 26,50,000 का 9% निकालेंगे तो ये आएगा आपका, रेट नीचे दिया हुआ है शायद 9,918, 2,38,500, तो यहाँ पर मैंने निकाला 2,38,500 की पेमेंट यहाँ पर होगी और 2,38,000 पेमेंट की ही पेमेंट यहाँ पर होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये वाली जो सारी डिटेल्स थी उन्होंने कहा ये इनवर्ड सप्लाई आईजीएसटी थी, तो इस पे 18% निकालेंगे, तो 2,65,000 का 18% जब हम निकालेंगे तो आएगा 47,700। अब 47,700 को अब आईजीएसटी और सीजीएसटी में से कैसे कैसे माइनस करते हैं ये आपको पता होगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे इसमें से माइनस कर लीजिए 47,700, या इसमें से चाहे तो इसमें से माइनस कर लीजिए या आधा आधा माइनस कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, आप आईजीएसटी को वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको सीजीएसटी में यूज कर लिया है, तो 2,38,500 में से ये माइनस हो जाएगा और बाकी एसजीएसटी की पेमेंट चली जाएगी, तो 2,38,500 माइनस कर देंगे इसमें से 47,500, ये आ जाएगा आपका 1,91,000, 1,91,000, और आप चाहें तो इसमें से एसजीएसटी में से भी माइनस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको दोनों में से आधा आधा किसी भी रेशो में कर सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी में किया जा सकता है, एसजीएसटी का एसजीएसटी में और आईजीएसटी में किया जा सकता है। एक ही रूल है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में नहीं किए जा सकते, बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का जो थ्योरी है वो मैं अलग से लेके आऊंगा आंसर के साथ, इसमें भी थ्योरी क्वेश्चन है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आया थोड़ा सा बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन। चिंटू क्वेश्चन का वर्ड का मतलब है आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा, वो सिंपल सिंपल सॉल्यूशन चाहिए आपको। देखिए, एक कंपनी है जो गुड्स पे करती है रेगुलर स्कीम में, इट हैज बीन फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन द टैक्स पीरियड। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है 10 लाख रुपए की, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है 8 लाख रुपए की। सप्लाई वर्ड का मतलब ये आउटवर्ड सप्लाईज की बात कर रहा है। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड बाय इट इन द टैक्स पीरियड। इसका ड्यूरिंग द ईयर ये परचेजेस की गई थी, कुछ इंट्रा स्टेट भी की गई थी, कुछ इंटर स्टेट भी की गई थी, कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, और कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। जरा यहीं पर दिखा दूं तो मुझे अलग से नहीं भेजना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे हमारे पास 3 हेड्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और उस पे हम लिखेंगे आउटवर्ड जीएसटी पेबल, आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। मुझे अलग से पीडीएफ नहीं भेजना पड़ेगा, आप इसी में से चेक कर लेंगे आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी कितनी है। तो मैं चेक करता हूं कि आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी जो उन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांसफर की है, इंटर स्टेट है 8 लाख रुपए का, और रेट नीचे हमेशा चेक करेंगे 9-18%, जरूरी नहीं हो, किसी में 6-12 भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में पहले चेक करेंगे रेट दिया है, नहीं दिया तो आप तब भी अपना 9-18% मान सकते हैं। तो मैंने 8 लाख का 18% निकाला, 8 लाख का 18%।
1,44,000, तो 1,44,000 जो है यहाँ पर मेरा IGST की आउटवर्ड लाइबिलिटी है, जरा ध्यान से देखिएगा, 1,44,000। ऐसे ही उन्होंने इंट्रास्टेट जब परचेज किया है तो 10 लाख पे कैसे निकालेंगे हम, 9% निकालेंगे, और जब 10 लाख का 9% निकालेंगे तो वो आएगा 90,000 और 90,000। तो मेरी जो आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी आई CGST की वो आई 90,000 और SGST की भी आई 90,000। माइनस करता हूं इसमें से जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है और जो मेरे पास इस साल अवेलेबल है। इसके लिए मैं अलग से वर्किंग नोट भी बना सकता हूं। देखिए जरा ध्यान से, हम कंप्यूट कर रहे हैं यहां पर टोटल ITC अवेलेबल, टोटल ITC। अगर क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व करोगे तो आपको पक्का पक्का स्टेप मार्किंग मिलेगी। देखिए जरा ध्यान से, टोटल ITC अवेलेबल है और ऐसे ही वर्किंग नोट बनाएंगे हम। इसका CGST है, SGST है और IGST है। हमारे पास कितना ITC अवेलेबल है ये चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि क्या मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है इनका, तो क्वेश्चन ने दिया था कि हाँ आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। CGST का 57,000 है, SGST का 60,000 है और IGST का 140 है। तो CGST का 57,000 है, SGST का 60,000 है और IGST का है 1,40,000। तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए। फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज की हैं, ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको आंसर, जो आपके जैसा मैं बता रहा हूँ वर्किंग नोट्स में करोगे तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो परचेजेस आपने की ड्यूरिंग द ईयर, ये रही हमारी परचेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये रही। परचेज ये रही, इंटरस्टेट परचेज है 3 लाख रुपए की और इंटरस्टेट परचेज है आपकी 2.5 लाख रुपए की। तो पहले मैं इंटर वाले की बात कर लेता हूं। इंटर पे मिलेगा 18%, तो फटाफट से 2.5 लाख का 18% निकाल देता हूं मैं। 2.5 लाख का 18%, 45,000 रुपए की मैंने परचेजेस की है जिसपे ITC मिल जाएगा मुझे। तो 45,000 मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज का प्लस कर दिया। अब आते हैं, मैंने क्या इंट्रास्टेट परचेज भी की है, यस 3 लाख की इंट्रास्टेट परचेज की है, तो 9% दोनों पे मिल जाएगा, मतलब 27,000 मेरा यहाँ पर परचेज अवेलेबल हो गया। ओपनिंग और प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर का टोटल ITC, ये परचेज नहीं है ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है ITC अवेलेबल। परचेज की अमाउंट ऊपर है, इस परचेज की अमाउंट पर हमने जो है GST निकाला है। तो 57,000 प्लस 57,000 और 27,000 हो गए मेरे हिसाब से 84,000। आप एक बार कोई भी कैलकुलेशन एरर हो तो खुद से भी चेक कर लीजिएगा। फिर आ गए हैं 60 प्लस 27 87,000 और ये आ गए हम 1,85,000। दिस इज द टोटल ITC अवेलेबल विद मी। इस ITC से मुझे आपने आउटवर्ड लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करना है। तो मैं आ जाता हूं GST। पहले मैं सीधा सीधा माइनस करना पसंद करूंगा। CGST में 84,000 का क्रेडिट है, तो क्या मैं 84,000 को इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर इज यस। फिर आते हैं SGST में कितना क्रेडिट अवेलेबल है? 87,000, तो मैं यहाँ पर 87,000 को इस्तेमाल कर लूंगा। फिर आते हैं IGST में कितना अवेलेबल? 185, तो इसका मतलब यहाँ पर तो मैं 144 ही इस्तेमाल करूंगा और 185 में से माइनस कर तो मेरे पास 41 का क्रेडिट और बचा हुआ है अभी। ये हमने ITC इस्तेमाल किए, SGST का SGST से, CGST का CGST से, IGST का IGST से। अब मैं देख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1,85,000 में से मैंने इस्तेमाल कितना किया है अभी? 144, और अगर माइनस कर दूंगा तो शायद 41,000 आएगा। अब 41,000 को मैं कहां इस्तेमाल कर सकता हूं? 6,000 की जरूरत यहां है और 3,000 की जरूरत यहां है, तो क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर इज यस। इस पे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। IGST 6,000 मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया और 3,000 मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया, जो मैं आराम से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरी जो नेट GST लायबिलिटी है वो आएगी नील और कैरी फॉरवर्ड के लिए भी बच जाएगा। तो नेट GST जो लायबिलिटी आने वाली है इस क्वेश्चन में वो आने वाली है तीनों ही जगह पर नील, नील और नील। ये कैश लायबिलिटी है हमारी जो इस साल पे करनी थी। और ध्यान रखिएगा मेरे पास टोटल ITC, इसे बोलते हैं ITC भी टू बी कैरी फॉरवर्ड। ITC कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास जो बचा है वो IGST बचा है। IGST जो टोटल अवेलेबल था वो था 1,85,000, जिसमें से उसी के लिए हमने इस्तेमाल किया 1,44,000, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया 6,000 और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया 3,000। ये इस्तेमाल किया था हमने IGST के लिए ही, ये इस्तेमाल किया था हमने CGST के लिए, और जो 3,000 इस्तेमाल किया है हमने वो किया है SGST के लिए। तो माइनस कर देंगे तो फिगर आ जाएगी हमारे पास 1,85,000 माइनस 1,44,000 माइनस 6,000 और माइनस 3,000। 32,000 का IGST हमारे पास है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे आने वाले सालों के लिए। इस पर्टिकुलर तरीके से आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि 7 या 10 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है उसे सॉल्व करके दिखाना है। सारी कैलकुलेशन आप खुद से करके देखेंगे और कोई एरर आएगा तो चेक कर लेंगे। एक सेकेंड, देखिए जरा ध्यान से। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो माता रानी पाप लगाएगी, जरा देख लेना। गर्मी आ गई।
जमको लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसालों का बिजनेस है, अचार का बिजनेस है, प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन द रिलेशन टू जीएसटी इनवर्ड सप्लाई प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग द मंथ। इनवर्ड सप्लाई वर्ड का मतलब है आपसे आईटीसी पूछा जा रहा है कि मिलेगा या नहीं। रॉ स्पाइसेस परचेज किए हमने, जो कि कस्टमर को बेचे हैं हमने, और कुछ पर्सनल यूज के लिए किए हैं, तो जो कस्टमर्स को बेचे उनका मिल जाएगा, जो पर्सनल यूज के लिए किए उनका आईटीसी नहीं देंगे। इलेक्ट्रिकल मशीनरी परचेज किए हैं जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करोगे, तो क्या इसका मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मोटर व्हीकल परचेज किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, अब मोटर व्हीकल है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय है, तो बताइए क्या मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? तो अगर किसी पर्सनल पर्पस के लिए करते तो नहीं मिलता। अब सिटिंग कैपेसिटी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि नहीं देंगे हम आपको। अगर एम्प्लॉयज को ले जाना कोई स्टेटरी ऑब्लिगेशन होती तो हम चेक कर लेते। और मोटर व्हीकल लिखा है खाली और सिटिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये है कि सिटिंग कैपेसिटी जो है उस मोटर व्हीकल की 13 से कम ही होगी। पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स बनवाना चाह रहे हैं आप, तो क्या इसकी आपको मिल जाएगी? आंसर इज नो, इसका भी नहीं मिलना चाहिए आपको। अगर लिखा है कि इमोल प्रॉपर्टी में जाओ है, अगर स्टाफ क्वार्टर्स बनाना कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्टाफ क्वार्टर्स बनाना क्या आपकी कोई स्टेटरी ऑब्लिगेशन है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लाई है गुड्स का, सर्विसेज इन कोलकाता हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर रहे हैं 4 लाख रुपए का, तो इसका मतलब इस पे क्या निकलेगी? इस पे निकलेगी आउटवर्ड। नेक्स्ट परचेज कर रहे हैं गुड्स जो कि डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फायर बीइंग पुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आपको भी पता होगा कि ये ब्लॉक क्रेडिट के अंदर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड टू अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, क्या इसको आप अलाउ करेंगे? आंसर इज यस। तो क्या इस पे क्या नाम है? जीएसटी लगेगा? यस जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट इंट्रास्टेट परचेज फॉर फूड आइटम्स फॉर बीइंग सर्व टू द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट को क्या जीएसटी लगता है? नहीं, ब्लॉक रेट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ये ब्लॉक्ड हो जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से रिसीव की है जीटीए सर्विसेज, जीएसटी पे किया है 5% का, तो क्या इसका भी आईटीसी मिल जाता है? यस। जिस भी इनवर्ड सप्लाई पे हम एज अ रिसिपिएंट पे करते हैं जीएसटी अपने आप से, तब भी हमें उसका जीएसटी जो है हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी में नहीं, हमारी लायबिलिटी में ऐड हो जाता है, प्लस नीचे जाके हमें उसका जीएसटी भी मिल जाता है। इंट्रास्टेट सप्लाई जो है प्रोवाइड किया है ध्रुव लिमिटेड ने इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन इन दिल्ली, क्या मिल जाएगा? यस। इंटरस्टेट सर्विस मतलब आउटवर्ड लायबिलिटी आएगी इसमें। इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की है टू टोरेंट हाई स्कूल एजुकेशन फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज कटियानी ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस, तो आउटसाइड द स्कूल कैंपस वाला एग्जाम्प्ट नहीं होता, तो इस पर भी टैक्स लगेगा। इनपुट मिले हैं हमें 3 लॉट्स में, अभी तक सेकंड लॉट मिला है, तो क्या मिल जाएगा? आंसर इज नो, ऊपर मैंने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला, कहाँ गया? एक सेकेंड, जी जो लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि अलग से आपको दूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर पे आते हैं और फटाफट से करते हैं इसको खत्म। देखिए मिस्टर राम दिल्ली का है, सप्लाइड गुड्स टू रोहन एंड सोहन हु आर सिचुएटेड इन गुजरात दिल्ली रिस्पेक्टिवली, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। देखिए लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड, पैकेजिंग चार्जेस, अब लिस्ट प्राइस है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन हमसे पूछ के रहा है। अज्यूम ऑल द चार्जेस एंड सब्सिडीज आर नॉट एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस, मतलब जो करना है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है और जीएसटी की लायबिलिटी निकालनी है। जरा ध्यान से देखिएगा, राम जो है वो दिल्ली से सप्लाई कर रहा है गुड्स रोहन को, एंड सोहन जो है वो सिचुएटेड इन गुजरात एंड दिल्ली, मतलब अलग अलग से क्वेश्चन दिए हुए। लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो ये रहा 3 लाख और 10 लाख। पैकेजिंग चार्जेस का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेबलिंग चार्जेस क्या होगा? दोनों ही केसेस में ऐड होगा। डिस्काउंट 2% है, शोन सेपरेटली इन इनवॉइस है, तो 2% निकालेंगे 3 लाख का, तो 3 लाख का 2% आएगा आपका 6000 और इसे माइनस करेंगे क्योंकि शोन सेपरेटली है, और 10 लाख का 2% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20,000 डिस्काउंट, और उसे भी शो किया है सेपरेटली तो इसको भी माइनस करेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड किए जाते हैं, टेस्टिंग चार्जेस भी ऐड की जाती है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, हमने कहा है कि अभी तक इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिली है उसको हम कर देंगे माइनस, 75,000 वाली भी माइनस कर देंगे। सब्सिडी जो एनजीओ से ली है उसका आपने कुछ नहीं किया है और ना ही कुछ करना है, तो ये सारी चीजें मिला के आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। फटाफट से निकाल देता हूं मैं आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो 3 लाख ऐसे निकाल देते, 3, 10, 15 और माइनस कर देंगे इसमें से, तो 3,09,000 हो गया, और 25 3,34,000 हो गया, और 17 3,51,000। आप खुद से चेक करेंगे कि इसका आंसर 351 आ रहा है या नहीं, प्लस माइनस का साइन मैंने ऊपर लगा दिया है। आगे आते हैं, 10 और 2 और 3 15 लाख हो गया, और एक 16 लाख हो गया, और 2 18 लाख हो गया। एक सेकेंड, 21 माइनस और करना था मुझे, कर ही लेते हैं। 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 6,000 प्लस 25,000 और प्लस 17,000 माइनस 21,000, 1,41,000, मतलब जो लास्ट वाला अमाउंट था वही माइनस नहीं किया था हमने। आगे चलते हैं, 10 और 2 15 लाख तो सीधे सीधे हो गए हैं, और 15 लाख के बाद
हम चलते हैं कहाँ, 20,000 हमें करने हैं माइनस, फिर 3 लाख हमें करने हैं प्लस, और फिर माइनस करना है 75,000। तो यहाँ पर माइनस किया तो ये आया 17,05,000। आप सारे बच्चे प्लस माइनस का साइन मैंने ऊपर लगा दिया और सारी कैलकुलेशन को खुद से क्रॉस चेक करेंगे, कुछ गलत होगा तो उसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। और जीएसटी लायबिलिटी कैसे निकालना है, तो इंट्रा होगा तो क्या करेंगे, तो इंट्रा होगा तो 99% निकाल देंगे, जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी। इंटर होगा तो 18% निकाल देंगे और दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं। मिस्टर रहीम ने गुड्स सोल्ड किए हैं पिंटू को, लिस्ट प्राइस पे सोल्ड किए हैं 20 लाख रुपए के, मतलब लिस्ट प्राइस हमारे पास 20 लाख आ गई है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड टू द सप्लाई। सब्सिडी रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, माइनस होती है लिस्ट प्राइस से। अगर कर रखी होगी तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर कर नहीं रखी होगी तो माइनस कर देंगे। सब्सिडी एनजीओ से जो कि माइनस नहीं होती है। टेस्टिंग एंड अदर चार्जेस 6 लाख रुपए के, डिस्काउंट 10% है। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिए हुए हैं लेकिन सेपरेटली शो नहीं किए, इसका मतलब डिस्काउंट को हम अलाउड नहीं करेंगे। आपको इनवॉइस प्राइस कंप्यूट करना है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालिए, उसके ऊपर जीएसटी लगाइए और टोटल को ऐड कर दीजिए, तो उसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो पहले आता हूं, वो कह रहा है ऑल द अमाउंट्स वर ऑलरेडी एडजस्टेड इन लिस्ट प्राइस एक्सेप्ट डिस्काउंट। इसका मतलब डिस्काउंट का ट्रीटमेंट आपको करना है, बाकी सारी अमाउंट मतलब खर्चे भी और आपकी सब्सिडी भी वो सब ऑलरेडी एडजस्ट कर रखी है। तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। एक ही गलती हुई होगी एक केस में आपसे कि जो आपने सब्सिडी जो एनजीओ से मिले हैं ये भी एडजस्ट कर रखी है 8 लाख रुपए की। तो जो लिस्ट प्राइस है आपका 20 लाख का, एक केस की बात बता रहा हूं, तो जो लिस्ट प्राइस है आपका 20 लाख का, उसमें एड बैक कर देंगे 8 लाख की सब्सिडी जो एनजीओ से मिली है, तो आपका उस केस में 28 लाख रुपए जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, और इसके ऊपर 9% लगा के आप जीएसटी लगा देंगे तो आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आता हूं मैं, बी पार्ट में। बी पार्ट कह रहा है ऑल द अमाउंट्स वर नॉट एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ भी आपने नहीं किया है तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। केस बी की बात बता रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे कि आपने लिस्ट प्राइस कितना लिखा था, 20 लाख रुपए। उसके बाद सीधे अमाउंट्स ऐड करने लगेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, आपने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन लिखा ऑल द अमाउंट्स जो है एडजस्ट नहीं किए, तो 5 लाख रुपए हम गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस कर देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, एनजीओ वाले का। आपने माइनस नहीं किया है और ना ही आपको माइनस करना है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। टेस्टिंग एंड अदर चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 6 लाख, तो टेस्टिंग वाले चार्जेस को हम कर देंगे ऐड 6 लाख रुपए पे। डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला नहीं, ना ही हमें करना है, और कोई अमाउंट इसके अंदर नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 21 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी सेकंड केस के अंदर। ये सभी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूं। जिस बच्चे को प्लस माइनस का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा अपना सारे कंटेंट में, और क्वेरी में लिखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी, बस उतना लिख दीजिएगा, आपको लेक्चर उसका मिल जाएगा फुल फ्लेज, और एग्जाम में आने वाला है, वो चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा अज्यूम इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द अमाउंट्स वर ऑलरेडी एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला अगर सारे अमाउंट्स ऑलरेडी एडजस्टेड थे लिस्ट प्राइस के अंदर, इसका मतलब जो जो चीजें करनी थी वो ऑलरेडी कर चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस जो एनजीओ से, ये वाला जो एनजीओ है, मतलब 3 लाख उठाऊंगा और सीधा 25,000 ऐड कर दूंगा, बाकी सब जो करना था वो कर चुके हैं। तो 3,25,000 इसमें आंसर आएगा, और 10 लाख में जो एनजीओ वाली सब्सिडी है जितना भी है 25,000, तो 10 लाख 25,000 उसमें आंसर आएगा। मतलब जो करना था वो कर चुका है। गलती क्या की है, मतलब प्लस वाली अमाउंट को प्लस कर चुका है, माइनस वाली अमाउंट को माइनस कर चुका है। एक ही अमाउंट की जो माइनस नहीं होनी चाहिए थी वो थी एनजीओ वाली, तो उसको हम एड बैक कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक भी % डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, तो आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है कवर करा रखा है हमने। तो मैसेज फ्लो प्रो वाला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आप वहीं से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बिफोर कैश डिस्काउंट इतना है, ठीक है। ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पैकेजिंग चार्जेस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3 में बताया जाता है आपको। एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर डिजाइनिंग ऑफ द मशीन, ये भी ऐड करेंगे। फ्रेट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चेक करते हैं उन्होंने क्या किया है, चार्जेस मेंशन्ड इन द सेकंड टू 5 आर नॉट इंक्लूडेड इन वन अबव, इसका मतलब सबको ऐड करना है। कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें जो है 2% का, प्राइस पे हैज बीन अलाउड टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। तो क्या इसको माइनस करेंगे, आंसर इज यस। तो 2% का है, 6 लाख का 2% 12,000 होना चाहिए, 12,000। तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट माइनस कर देंगे इसमें से, लेस डिस्काउंट कितने का, 12,000 रुपए का, ठीक है। और उसके बाद जीएसटी का 18% रेट है, और सारी चीज़ें जो है हम मान के चलेंगे कि इंटर वाली हैं। तो क्या करेंगे, 6 लाख प्लस 11,000 प्लस 9,000 प्लस कितना है ये 20,000, 6,20,000, 6,40,000 और 12 माइनस कर कटोगे तो 6,40,000 की आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आनी चाहिए। प्लस होगा या माइनस होगा मैंने आपको समझा रखा है, सारी कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक खुद से करेंगे। और अगर बच्चे को पूछ रहा है कि जीएसटी का रेट 18% है तो क्या करेंगे, तो हम 18% इसमें ऐड कर देंगे। तो 6,40,000 का अगर हम निकालेंगे 18%, तो ये आएगा 1,15,200। तो मैंने यहां पर लिखा 1,15,200। आगे चलते हैं। MNO is a manufacturer of tobacco products. During the manufacturing process, certain incidental expenses have been incurred by MNO at the limited amounts to rupees
75,000। परचेज वैल्यू जो टोबैको की है 1,75,000 है, सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो कि 37,500 की है। ध्यान रखिएगा जीएसटी में ऑल टैक्सेस को ऐड किया जाता है अदर देन जीएसटी खुद, और जीएसटी 28% है। आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो आपने उसने लिस्ट प्राइस बताई है, जो स्टार्टिंग में जो लिस्ट प्राइस है वो है उनका 1,75,000। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐड हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, क्या वो ऐड होंगे? आंसर इज यस, 75,000 के। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक और एक्साइज ड्यूटी लगी है, तो क्या वो भी ऐड होती है? यस, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी वो भी ऐड होते हैं, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। तो 1,75,000 प्लस 75,000 2.5 लाख हो गया, प्लस 37,500, तो 2,87,500 होना चाहिए। 2,87,500। सारी कैलकुलेशन को आप खुद क्रॉस चेक करेंगे। जीएसटी अगर 28% तो आप इसके ऊपर 28% लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड टू श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड। प्राइस ऑफ द गुड्स कितने हैं? 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस हम उसमें पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल द अज्यूमिंग ऑल द आइटम मेंशन्ड, जो कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में है, ऑलरेडी एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड, तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं पहले कि सारे आइटम्स एडजस्ट नहीं किए गए हैं, तो क्या करेंगे? तो म्युनिसिपल टैक्सेस अदर देन जीएसटी टैक्स है उसे ऐड करेंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस को ऐड करेंगे, सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द गुड्स, और सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्रीराम ट्रस्ट का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये अदर देन गवर्नमेंट है। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, इसको भी ऐड करते हैं। लेट फीस वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जीएसटी अलग से चार्ज किया गया है तो ठीक है, अदरवाइज लेट फीस में क्या करते हैं? अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई का केस है तो इस 1,000 में हम डिवाइड करेंगे 118% से, तो 1,000 को 118% से डिवाइड करके इसका जीएसटी कंपोनेंट हटा देंगे इसमें से, जो कि आएगा 847। तो 847 वाली अमाउंट को हम ऐड करेंगे अलग से, 1,000 को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल है। वेटमेंट चार्जेस जो है क्या ये भी ऐड होते हैं? आंसर इज यस। इन सभी अमाउंट्स को अगर हम प्लस कर दें तो 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 847। ध्यान रखिएगा ये जो डिलेड पेमेंट है, काफी सारे बच्चे गलत कर सकते हैं इसको, और प्लस 2,000, 1,69,847, जिसमें मैंने 50,000 माइनस कर दिया, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 50,000 माइनस कर दिया मैंने, 1,19,847। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1,18,847। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राम जो है दिल्ली से सप्लाई कर रहा है गुड्स रोहन, ये शायद हमने क्वेश्चन अभी अभी किया है, लेकिन इसमें अमाउंट्स चेंज है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने राम और सोहन और रोहन वाला है, इसमें राम और क्या लिखा दिया गया है? श्याम। तो ये मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, पर चलो प्रैक्टिस के लिए क्यों देना, फिर पूछोगे नालायक हो तुम। तो ऑल द अमाउंट्स में समझा रहा हूं कि ऑल द अमाउंट्स एक्सक्लूसिव, मतलब ये सारे डिस्काउंट्स का कुछ नहीं, ये सारी अमाउंट्स का कुछ नहीं किया, तो क्या करेंगे? पैकेजिंग चार्जेस को ऐड कर देंगे, लेबलिंग चार्जेस को ऐड कर देंगे, डिस्काउंट को यहाँ पर 2% क्योंकि शोन इन इनवॉइस है तो माइनस कर देंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस को भी ऐड करेंगे। जब भी डिस्काउंट निकाला जाएगा वो लिस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में। आगे टेस्टिंग चार्जेस का क्या करेंगे? उसको भी ऐड कर देंगे। सब्सिडी फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर सब कुछ कर रखा है इसका मतलब ये होगा कि सब्सिडी वाली जो माइनस की हुई तो गवर्नमेंट वाली माइनस करने देते। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि कुछ भी माइनस नहीं किया, तो इसको कर देंगे माइनस, और एनजीओ वाले का करेंगे कुछ भी नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा अगर सारे चार्जेस को कुछ भी नहीं किया हुआ है। सोहन की बात करते हैं, उसमें भी सारी चीजें सेम ट्रीटमेंट होगी। सोहन को मैं सॉल्व कराता हूं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा है कि जितनी भी सारी चीजें हैं सबको एडजस्ट करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो खर्चा ऐड होना है वो हो रखा है, डिस्काउंट माइनस होना है वो हो रखा है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन उन्होंने एक गलती की हुई है, सब्सिडी जो एनजीओ से उन्हें भी माइनस कर दिया होगा, तो हम इसमें एड बैक कर देंगे। अगर क्वेश्चन कैसा हो कि सारे अमाउंट जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो 12 लाख में 3 लाख ऐड कर देंगे तो 15 लाख, उस केस में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर रहीम सोल्ड गुड्स टू पिंटू, अभी मैंने शायद यही क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है आपको। और आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है आरटीपी से था, सीए इंटर वालों की। कमल बुक डिपो एक होलसेलर है स्टेशनरी आइटम्स का, मुंबई का रिसीव हुए हैं उन्हें ऑर्डर 2 लाख रुपए के, और 2 लाख रुपए का आइटम रिसीव हुआ है। पैकेजिंग चार्जेस जो है एडिशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या ये इसमें ऐड होगा? यस, फ्रेट चार्जेस ऐड होगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग चार्जेस, टैक्सेस म्युनिसिपल अथॉरिटी, तो 2 लाख में ये सारी चीजें हम ऐड कर देंगे। दीज गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर मेहता ऑन 14th नवंबर, सिंस मिस्टर मेहता वाज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द एंड मेड पेमेंट्स ऑफ द गुड्स ऑन द सेम डे, साइमल्टेनियसली प्लेस ऑन अनदर ऑर्डर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है डिस्काउंट का, जो डिस्काउंट दिया जाता है आफ्टर सप्लाई में। तो जिन भी बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उनको पता होगा कि अगर डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई वाला केस होता है तो जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती हम डिस्काउंट को माइनस नहीं करने देते। कंडीशन जैसे कि सारे आपके पास इनवॉइसेस अवेलेबल है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी आप कर देंगे, ये सारी चीजें।
अमाउंटिंग टू एक और ऑर्डर दे दिया ऑन रिसीप्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर, एक डिस्काउंट दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर में जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के समय पर नहीं पता था। कंप्यूट द लायबिलिटी जो है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एट द रेट वुड योर आंसर डिफर इफ एक्सपेंसेस 1 to 5 गिवन इन द टेबल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ 2 लाख। यस बिल्कुल डिफर करेगा। तो पहले वाले केस में आंसर क्या होगा, 2 लाख में हम ऐड कर देंगे 5 + 2 7,000 और 8,500 14,500 और 15,000, तो टोटल मिला के आंसर जो हो जाएगा इसका इन सभी अमाउंट्स को ऐड करने के बाद वो हो जाएगा 2,15,000। जो डिस्काउंट मुझे बाद में दिया है, मुझे एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता था, इसलिए उस डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आपका आंसर डिफर हो जाता अगर ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाते, तो यस। अगर ये एक्सपेंसेस सारे ऑलरेडी एडजस्टेड हैं तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा जो 2 लाख है वही आपका आंसर हो जाता, कुछ भी ऐड नहीं करने देते। नेक्स्ट, यहां पर सारे वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आपको अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट समझने की प्लस माइनस का लॉजिक है क्या, तो मैंने आपको दिए गए नंबर का बता दिया है, आप उसमें मैसेज करके ले सकते हैं। आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस पे। नो ग्रो पब्लिशर रजिस्टर्ड डीलर इंडिया में एडवांस पेमेंट की 50,000 की, ऑथर को कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 3(1) फॉर द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ऑन दिस, इट मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन 1,50,000 ऑन 12/12, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन गद्रा रेजिडेंट इनवॉइस। इसका मतलब आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ये कौन सा वाला केस है, ये है केस आपका 13 का, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ किस केस में, सर्विसेज के केस में। तो सर्विसेज के केस में आपको ये देखना होता है कि अगर इनवॉइस टाइम से इशू हुआ है विद इन 30 डेज तो अच्छी बात है, तो हम क्या लेते हैं कि इनवॉइस की डेट और डेट ऑफ पेमेंट, और अगर इनवॉइस समय से इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर करके हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं एडवांस पेमेंट 50,000 की है, तो ये तो क्लियर कर लीजिए आपकी एडवांस पेमेंट 50,000 का, चाहे इनवॉइस कभी भी इशू हुआ हो। कब किया है उसने, 5/9/2000, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट 50,000 के लिए जो डेट है वो एडवांस वाली डेट ही होगी। अब आते हैं बैलेंस अमाउंट के लिए, क्या करता है क्वेश्चन कि उन्होंने जो एडवांस दिया है कॉपीराइट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, वर्क कब करेंगे, 5/9/2018 को, और इनवॉइस इशू किया है उन्होंने पहले वाले केस में 6/10 को। तो 5/9/2018 से 6/10 को आप इनवॉइस इशू करें, इसका मतलब विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं होता तो इनवॉइस की डेट मेरे लिए काम की नहीं होती, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ वर्क व्हिचएवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ वर्क जो है वो व्हिचएवर इज अर्लियर, और 5/9/2018 जो है आंसर हो जाएगा। अगर 17/12 को पेमेंट किए तो इनवॉइस और भी डिले इशू है, उसमें भी सेम डेट रहेगी। आगे, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, डिटरमाइन टाइम ऑफ इशू इन फॉलोइंग केसेस। शक्ति एंटरप्राइजेस कोलकाता के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए सूरज के साथ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, इसका मतलब सेक्शन नंबर 12 इवोक हो जाएगा इसके अंदर। गुड्स सप्लाई करनी है 3 अक्टूबर को, द गुड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री ऑन 11 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा जब भी गुड्स का सप्लाई का केस आएगा तो उसमें आपको देखना है इफ द मूवमेंट इज इन्वॉल्व देन डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इज द लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और अगर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट देयर ऑफ। तो 11 तारीख को गुड्स रिमूव हुए हैं, अगर 11 तारीख या उससे पहले इनवॉइस इशू हो गया है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी, और अगर 11 तारीख के बाद इनवॉइस इशू हुआ है तो डेट ऑफ रिमूवल वाली डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को गुड्स डिलीवर हुए हैं, और सूरज को जो रिसीव हुए हैं वो 14 अक्टूबर को। इनवॉइस इशू कब हुआ है ये क्वेश्चन में बताया नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स वो 3 अक्टूबर। इनवॉइस के बारे में कोई भी डेट नहीं है, तो यही पूछा है हमसे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा या इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। तो जिस दिन डेट ऑफ रिमूवल है 11 अक्टूबर कोलकाता वाली फैक्ट्री से, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस हो जाएगा। ट्रस्ट एंड फंड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, प्रोवाइड इट सर्विसेज ऑन इवेंट एजेंसी मुंबई, 5 जून को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। पेमेंट फॉर इवेंट वाज मेड ऑन, आपको लिखा है टाइम क्या है इशू का, तो जैसे ही कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो जाती है, जून में कंप्लीशन ऑफ सर्विस हुई तो टाइम पूछा है हमने कि लास्ट डेट कब तक है, तो 30 दिन आप ऐड कर दीजिए इसमें। जून वाले में 5 जून को अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है तो 30 दिन के अंदर आपको क्या नाम है इनवॉइस इशू कर देना है। तो 5 जून को मैं हटा देता हूं तो 25 बच गए, और 25 के बाद अब बचते हैं और 5, तो 5 का मतलब क्या है 5 जुलाई तक आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा इस केस में। दिस इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट आते हैं, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है और सर्विस का क्वेश्चन है, तो रिवर्स चार्ज सर्विस में क्या होता है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला तो हट जाता है, तो क्या बचता है डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो क्या करेंगे इस केस के अंदर, अगस्त 10 अगस्त 25 को क्या लिखा है हमने, पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स, पेमेंट इज एंटर्ड, तो इसमें से तो विचएवर इज अर्लियर ले लेंगे, यानी कि 29 जून का अमाउंट आ जाएगा पेमेंट के लिए। और इनवॉइस किस दिन इशू, डेट ऑफ इनवॉइस इशू एज पर द सप्लायर ऑफ सर्विस, 10 अगस्त और 25 जून को पार्ट पेमेंट जो है उसको छोड़ देते हैं हम। हमें ये देखना है कि इस केस में इनवॉइस कब इशू हुआ, उससे 61st डे। तो क्वेश्चन में हम अज्यूम करके चल रहे हैं 10 अगस्त की डेट जो है, इसे क्रॉस कर देता हूँ। 25 जून को मान लीजिए इनवॉइस इशू हुआ है, तो 25 जून से आपको क्या करना है, 25 जून से 61st डे निकालना है,
अब 61st डे जो 25 जून से आएगा वो आपका कब आएगा, 29 जून से पहले ही आएगा, तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करके हम इसके अंदर जो है टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देंगे। नेक्स्ट आता है चेन्नई का गुड्स का सप्लायर का केस है, उसने गुड्स इस तरीके से भेजे हैं, देखो रिमूवल इन्वॉल्व है और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो इसका मतलब ये जो पेमेंट है हम इग्नोर कर देंगे किस केस में, गुड्स के केस में। तो अब आते हैं इधर 30 अक्टूबर को रिमूव हुआ और 30 अक्टूबर को ही क्या नाम है उसने इनवॉइस इशू कर दिया, तो क्या होना चाहिए आंसर 30 अक्टूबर को रिमूव हुए, 2 नवंबर को तुमने इशू किए, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन इनवॉइस जिस दिन रिमूव हुए 30 अक्टूबर को गुड्स रिसीव हुए, 28 अक्टूबर को ही तुमने इनवॉइस इशू कर दिया, तो 28 अक्टूबर को ही आपका डेट ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा। इसमें दोनों आंसर है, इसमें ये आंसर है और इसमें ये आंसर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फिर आता है कंप्यूट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंटरसेक्शन 15 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और पेमेंट इन द बुक्स। तो इनमें से तो जो विच एवर इज अर्लियर होता है वो ले लेते हैं, तो पहले कौन सा लेंगे हम, इसमें से 5-8 ले लेंगे, इसमें से 10-9 ले लेंगे और इसमें से 25-4 ले लेंगे, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेट ऑफ इशू है 15 वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि रिवर्स चार्ज में काउंट करना है, तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, जो डेट ऑफ पेमेंट होती है उन सभी में 61st डे आप ऐड कर लेंगे रिवर्स चार्ज 15 के अंदर, सर्विस के केस में जो आता है आपका रिवर्स चार्ज, तो आप इन सभी डेट में निकालेंगे 61st डे और जो भी 61st डे आएगा उसे कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से, सॉरी ये पेमेंट में ऐड कर दिया मैंने, जो भी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है उसमें आप निकालेंगे 61st डे मैं निकाल के ही दिखा देता हूं कहीं आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जुलाई वाला केस है और मेरे पास 61 डे है, तो जुलाई में मेरे पास कितने दिन बचे हैं, 26 दिन मेरे पास जुलाई में बचे हैं, तो मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास जुलाई के बाद चला गया मैं सितंबर में मेरे पास होते हैं 3 दिन, तो मैंने सितंबर चला दिया, तो अब मेरे पास सितंबर के बाद आ गया 5 अक्टूबर, यानी कि 5-10 इसकी डेट आने वाली है 61st डे। नेक्स्ट आते हैं 10-10 में जोड़ना है हमें 61st डे, तो आगे ही आएगा मेरे हिसाब से, तो इसमें यही आंसर आएगा 61st डे, जो भी निकालूंगा मैं इससे कम ही आएगा, और ये वाली जो डेट है ये इससे पहले आ रही है 5-10 और 5-8, तो इसमें भी टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। इसमें चेक करते हैं 1 फरवरी 2023 में मुझे क्या नाम है 61st डे ऐड करना है, तो फरवरी के अंदर मेरे कितने दिन बचे होंगे, तो फरवरी के अंदर 1 तारीख को निकाले तो रिमेनिंग कितने बचे हैं 27 दिन, तो 61 में से मैंने 27 दिन हटा दिए तो मैं पहुंच गया मार्च में, और मार्च के 31 हटा दिए तो मैं पहुंच गया अप्रैल में, तो 3 अप्रैल इसका आंसर आ रहा है, 3 अप्रैल 2023 इसका आंसर आ रहा है। विच एवर इज अर्लियर करेंगे तो 3 अप्रैल जो है टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसका भी मैं निकाल ही देता हूं, कई बच्चे कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, 61st डे है, अगस्त चल रहा है, मतलब अक्टूबर चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें 21 दिन माइनस हो जाएंगे, मैं पहुंच गया नवंबर में, और नवंबर के 30 दिन माइनस करूंगा तो इसका जो अमाउंट, इसका जो डेट आएगी वो आएगी 10 दिसंबर 2023, जो कि ये वाली डेट पहले, तो टाइम ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई जो है इस केस में ये आ जाएगा। यहां पे आके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। जिस भी बच्चे को आईटीसी के क्वेश्चन चाहिए कि आईटीसी के जितने भी क्वेश्चन है उनकी वीडियोस हमें सेंड कर दीजिए, वो आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के चाहिए तो टाइम ऑफ सप्लाई आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। जो बच्चे यहां तक आ गए हैं उनके लिए बता दूं मैं, इसी नंबर पर आपको सब्सक्राइब वगैरह करके स्क्रीनशॉट भेज के सारी चीजें आप ले सकते हैं। इसके आगे जो भी लिखा हुआ है यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखे गए हैं प्रैक्टिस के लिए आप सभी की, उनके ऑलरेडी सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, कहीं भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जो कि आप बताएंगे मुझे कि आपको डीटी के सॉल्यूशन चाहिए इसी तरीके से, या फिर आपको सुपर क्या नाम है एमसीक्यू की वीडियो चाहिए या थ्योरी की वीडियो चाहिए। जैसा आप कमेंट में बोलेंगे वैसा हम कर देंगे। यहां तक अगर वीडियो आपने देखी है तो पहले ही बता दिया था मैंने, वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक जो है कर दीजिएगा, अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। टेक्स्ट में सारी चीजें आज ही इसी चैनल पे अवेलेबल कराई जाएंगे, तो खुद भी देख लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।